हेलो बच्चों। बच्चों पिछली क्लास तक हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जहां पर आपको कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड बताया था। मींस Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा या Q2 कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज हम बात करने वाले हैं इसी कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मींस अगर आपसे कहा जाए Q1 के कारण Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब होता है आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में फोर्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो कैसे करेंगे उसके लिए हमें कुछ बेसिक कहानी देखनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखो मान लो बच्चों कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। ये हो गया मेरे पास Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया इन दोनों के बीच का सेपरेशन। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा यानी Q1 के कारण Q2 पर फोर्स या Q2 कारण Q1 पर फोर्स, वो आएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बोल दो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फोर्स को बच्चों अगर हमें मैग्नीट्यूड में लिखना होगा, सॉरी ये तो मैग्नीट्यूड है, सॉरी, इस फोर्स को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया, ठीक है। और ये बच्चों इसका हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब हमें यहां पर चाहिए डायरेक्शन, कि हमें डायरेक्शन असाइन करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी कहानी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। इस कंसेप्ट पर जाने से पहले हम बात करते हैं 11th में आपने पढ़ा होगा वेक्टर, जिसमें हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। हल्का फुल्का आइडिया मैं आपको यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताता हूँ। उसको अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो जो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन वो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो स्टार्ट बताते हैं, हम पहले यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। देखो यूनिट वेक्टर की बात करें तो नाम से पता चल गया है तो ये वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। और प्रॉपर्टी की बात कर दे, ये होता है यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड में सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1, यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस होगा। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली, यूनिट वेक्टर का हमारी फिजिक्स में क्या मकसद है, क्या पर्पस है इसको पढ़ने का, ये सिर्फ डायरेक्शन को असाइन करने के काम आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू असाइन, और वी कैन से दैट टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन असाइन करने का काम आएगा। कैसे आएगा देखो, सपोज मेरे से कहा जाए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। पहली बात, यूनिट वेक्टर किसी न किसी ओरिजिनल वेक्टर से एसोसिएट होगा, यानी यूनिट वेक्टर किसी न किसी वेक्टर की डायरेक्शन को असाइन कर रहा होगा। जैसे मैं बोलूं वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए और इस पर ये लगा देते हैं कैप, ठीक है। ऊपर वाले सिंबल को कैप बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं, लेकिन अब बोलने में जो आसान होने लग गया वो है ए कैप। ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। और किसका यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर ए का होगा। और इसका बच्चों मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस ए कैप यानी यूनिट वेक्टर, ए कैप और ओरिजिनल वेक्टर ए में क्या रिलेशन होगा वो आपको बता दो। किसी भी वेक्टर का बच्चों अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां पर जो मैंने ए लिया है वो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए कैप जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर ए को अब ए कैप के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो। सो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, वेक्टर ए को मैं लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय ए कैप। देखो
यानी अगर आप देखो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का एक जनरल मेथड आ गया, जिसमें अगर आप देखो ये हमारे पास ये तो बच्चों बनेगा मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही बात है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल ए से। क्यों? क्योंकि बच्चों ए कैप का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? ए कैप को अगर मैं कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैपिटल ए के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये हो गया, याद होना चाहिए। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर ए को हमने लिखने का तरीका बताया कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका आप देखो वो क्या है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन से। और बच्चों डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर के टर्म्स में होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। चलो इसको थोड़ा सा और समझाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके, ऐसे कि वेक्टर फॉर्म कैसे तैयार करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया, मेरे से कहा जाता है किसी भी पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, अ फोर्स, और मान लो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। तो किसी भी पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया आपको 5 न्यूटन, और ये बोल रहा है इस फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर ए। ऐसा बोल दिया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए। ये कहना क्या चाह रहा है, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? देन हमको रिप्रेजेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जबकि हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन दे दी बच्चों। एक तो इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 5 न्यूटन और डायरेक्शन किसके अलोंग दिए? ए के अलोंग। अगर मैं इसको फोर्स वेक्टर लिखना चाहूं तो फोर्स एफ ले लिया और ये वेक्टर हो गया। करना क्या होगा बच्चों? आपको इसको मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड दिया है वो लेना है और मल्टीप्लाई करना है डायरेक्शन। और डायरेक्शन बच्चों हमेशा होनी चाहिए यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर की सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम देखें ये जो फोर्स है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन दे दिया और डायरेक्शन किसके अलोंग है? वेक्टर ए के अलोंग, वेक्टर ए के पैरेलल। कई बार बच्चे इसे मिस्टेक कर देते हैं, बोले लो सर अभी बना देते हैं। फोर्स आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया 5 न्यूटन और डायरेक्शन वेक्टर ए की है तो ये लिख देते हैं। तो बच्चों ये जैसे आपने लिखोगे कि पूरा एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग प्रॉब्लम, जो इलस्ट्रेशन बोल रहा है, जो सवाल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है इस फोर्स का। कारण बता देता हूं। कई बार बच्चे कर देते सर डायरेक्ट वेक्टर ही तो बनाना है, वेक्टर तो बनाना है, लेकिन वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, इस फोर्स की जो खास बात है, इस फोर्स का जो कैरेक्टर है वो आपको समझ में आना चाहिए। और फोर्स का कैरेक्टर क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन होना चाहिए और डायरेक्शन ए के अलोंग। ठीक है, ये वेक्टर आ गया तो ये बोल रहा है कि हाँ ये जो फोर्स हमने लिखा है इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग होगी, लेकिन आप मैग्नीट्यूड तो चेक करो। आप मैग्नीट्यूड चेक करो तो देखो 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड होगा 5 न्यूटन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा ए। तो आप देखो इस जो आप आंसर देने वाले हुए, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर देते हैं, उनका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 न्यूटन, लेकिन सवाल की डिमांड क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन होना चाहिए। तो ये सावधानी आपको रखनी है कि जल्दीबाजी में मैग्नीट्यूड को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको जिस वेक्टर के अलोंग जा रहा है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेके जाओ, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। तो करेक्ट हमारे पास जो आएगा, करेक्ट फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, फोर्स मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और बच्चों डायरेक्शन किसकी लेके आ रहा है? फोर्स ये किसके अलोंग है? वेक्टर ए के अलोंग। वेक्टर ए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ए का यूनिट वेक्टर। ये है बच्चों इस इलस्ट्रेशन के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन। और आप देख भी सकते हो ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग जा रही है, यानी जो फोर्स है ए की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन होगा और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। यानी ओवरऑल
ये लास्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है, लास्ट में जो फोर्स वेक्टर लिखा है उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 न्यूटन। इस एग्जाम्पल से, इस कहानी से आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और ये पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, हो सकता है वो वेक्टर ए के अलोंग हो, तो वेक्टर ए के अलोंग है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेके आएंगे, ए का यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर बी के अलोंग है तो हम क्या करेंगे, बी का यूनिट वेक्टर लेके आएंगे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आइए दूसरी कहानी और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये उसकी स्पीड दे दी, और ऐसा बोला जा रहा है अलोंग, अलोंग हटा देते हैं, और ऐसा कहा जाता है एक पार्टिकल है मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एंड डायरेक्शन दे रखा है, इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर एक रेफरेंस ले लिया हमने इस कहानी को समझाने के लिए, यानी बात समझ में आनी चाहिए कि एक पार्टिकल है 2 मीटर पर सेकंड से वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और मेरे को वेलोसिटी वेक्टर बताना है, यानी इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की जरूरत आ गई। वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो देखो ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर। क्या करना होगा, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन से, और डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में होना चाहिए, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर किसका होगा, जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी जा रही है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन आप देखो वेक्टर ए के अपोजिट जा रहा है बच्चों, किसके अपोजिट जा रहा है, वेक्टर ए के अपोजिट जा रहा है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा बच्चों ए कैप होता है, तो वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ए कैप। तो देखो मैग्नीट्यूड कितना, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सवाल में खुद क्लियर बोल रहा है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ए कैप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस ए कैप से। ये जो बच्चों मैंने वेक्टर लिखा, क्लियर देख सकते हो, मैग्नीट्यूड आएगा 2 मीटर पर सेकंड, और ये माइनस साइन पता क्या कह रहा है, माइनस ए कैप का मतलब है जो वेलोसिटी है वो ए कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, ए कैप का अपोजिट का मतलब है वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में। और आगे सिंप्लीफाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया हमारे पास, माइनस आगे ले लो, ये हो जाएगा 2 ए कैप मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड एग्जांपल मैंने आपको लिया और आपको बता दिया कि किस तरह की कहानी होने वाली है। क्लियर है बच्चों, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, पहली बात, और दूसरी बात ये पता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेके आओ, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो बहुत आसान तरीका है, बस आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आने वाली चीज। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है। बड़े आराम से समझने की चीजें हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बच्चों पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कुछ ना बोले और जब बोले पोजीशन वेक्टर बताओ, इस पार्टिकल की पोजीशन बताओ, तो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ इट इज द पोजीशन, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, और गिवन पॉइंट बोल दो, एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, मींस किसी भी पार्टिकल की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम लिख रहे हैं, और अगर मैं इसको लिख दूं आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में, तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पार्टिकल। ठीक है, देखो डायरेक्शन क्या होगी, वो सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 11th में कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं, उस लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ता है जैसे 12th में आते। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट है बच्चों, ये तो हमें पता है, ये तो हो गया ओरिजिन हो गया।
मान लो यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है। अब मेरे से कहा जाए, पहले तो सिंबलिक नोटेशन समझ में आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर बोलो, पोजीशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम इसको विद रेस्पेक्ट टू O माने ओरिजिन, तो बच्चों इस पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से OP। जब हम लिखेंगे ना अल्फाबेटिक टर्म में, तो OP का मतलब है ये है पोजीशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O। तो देखो समझना इसको, किताब की लैंग्वेज से अलग बात करते हैं। हम पोजीशन किसकी देख रहे हैं? P की देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट देख रहे हैं? O के रेस्पेक्ट में। मींस ऑब्जर्वर इस कहानी के अकॉर्डिंग मींस पोजीशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O का मतलब है ऑब्जर्वर बच्चों O पर बैठा होगा और हम P को देख रहे होंगे। तो अगर बच्चों ऑब्जर्वर O पर बैठा है और P को देखेगा, तो देखने की जो डायरेक्शन होगी वो होगी O से P की ओर। ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी यहां पर इस स्पेशल कहानी में जो पोजीशन वेक्टर है P का, O के रेस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन होगी O से P की ओर। ये याद रखना हमेशा, दिमाग में बिठा लो कि अगर किसी एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट पोजीशन निकाल रहे हैं, तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालो वहां ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ। दूसरे पॉइंट को जब देखेंगे तो हमारी नजरें जिस डायरेक्शन में जाएंगी वही बनेगा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, चाहे वो आगे जाकर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले, ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो OP से रिप्रेजेंट किया है, इस सिंबलिक नोटेशन भी आप कर सकते हो। जैसे देखो डायग्राम में देखो, तो OP वेक्टर है, उसका जो टेल है, पूंछड़ी किस पर है? O पर है। हेड किस पर है? P पर, मुंडी। और सिंबलिक नोटेशन की बात करें बच्चों, अगर सिंबलिक नोटेशन की बात करें तो देखो ये जो एरो आ रहा है, एरो का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। हेड कहां पर आ रहा है? P पर। तो जैसा लिखेंगे वैसा ही डायग्राम बनेगा। आगे बात समझ में? चलो, तो ये OP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल देता कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओरिजिन विद रेस्पेक्ट टू P, अगर मैं बोल देता व्हाट इज द, दोबारा सुनो, पोजीशन ऑफ ओरिजिन विद रेस्पेक्ट टू P मींस P के रेस्पेक्ट में O को ऑब्जर्व करना है, O को देखना है। जब P पर बैठ के O को देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगी? P से O की ओर। इट मींस ओरिजिन का अगर P के रेस्पेक्ट में पोजीशन रिप्रेजेंट करना हो नोटेशन से, तो वो बनेगा PO। हालांकि अभी इसमें हमें जाने का कोई मतलब नहीं, तो याद रखेंगे, ठीक है। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हुए। मान लो थोड़ा एडिशनल चीजें भी आनी चाहिए। ओरिजिन, जब हम ओरिजिन बोलेंगे तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0। अगर मेरे को इस पोजीशन वेक्टर को P का जो पोजीशन आ रहा है O के रेस्पेक्ट में, उसको लिखना है i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में, तो सिंपल सी बात है, x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे i कैप से, y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे j कैप से, z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे k कैप से, ठीक है। बच्चों आया कैसे? ये एक डेरिवेशन होता है जो हम 11th पोर्शन पढ़ा रहे होंगे वेक्टर का, वहां पर बात करते हैं इसकी। अभी इसकी बात करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये बस 12th वाले बच्चों के लिए, वो बोलते हैं हमने वेक्टर काफी हमारा कमजोर रहता है, खासकर बायो वाले बच्चे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो वैसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते वेक्टर को, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे से, तो ये हो गया पोजीशन। अब मेरे से बोले पॉइंट O और पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन आ रही है उसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ का मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो अभी हाल फिलहाल याद रखना है, ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो जब 11th का वेक्टर स्टार्ट होगा तब हम बात करेंगे। करना क्या है, अगर कोई भी वेक्टर मान लो OP है, AB है, ठीक है, और वो वेक्टर अगर बच्चों i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में लिखा है, और उस वेक्टर की लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मींस वेक्टर का हेड और टेल के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्या करेंगे? i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, यानी z का स्क्वायर, ऐड करके हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसकी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर करेंगे, बाकी हम बात नहीं करेंगे। तो बच्चों मैंने हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन आपको दे दी पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब और भी एक नाम सुना है आपने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट जो आपने सुना है,
किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो इसी कहानी से निकालते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी क्या होगी। ठीक है, तो पहली बात समझ में आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों क्या होता है, पोजीशन होती है, लेकिन ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ना होकर किसी नॉन जीरो पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये भी क्या है, इट इज सिमिलर टू, बस नाम दो दे दिए, नाम दो दे दिए, उधर बोल दिया पोजीशन वेक्टर क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी किसी भी पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन आप बता रहे हो वो तो बन गया पोजीशन वेक्टर। और ये क्या है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस कुछ भी हो गया। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट रादर देन ओरिजिन। ओरिजिन की बात नहीं करते, वैसे डेफिनेशन के तौर पे बताया, बाकी तो हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर निकालना आना चाहिए। ये हमारे पास एक कहानी होगी, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फर्क क्या है, लेकिन ट्रीटमेंट, डायरेक्शन का ट्रीटमेंट सेम है, जैसे मान लो। और ये कहानी हमारे आगे जाके जब कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कहानी काफी इंपॉर्टेंट होगी। और शुरुआत की कहानी जो थी यूनिट वेक्टर वाली, वो भी कहानी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है, पूरा लेक्चर आराम से ध्यान से देखेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लो बच्चों, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस ले रहे, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, जगह नहीं बची तो यही छोड़ देते। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर 2 पॉइंट है, ये है बच्चों पॉइंट पी और ये हो गया पॉइंट क्यू, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी का जो पोजीशन होगा बच्चों ये हो गया, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्यू का जो पोजीशन है, ठीक है, ये बन गया हमारे पास, ये बन गए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, कुछ ना बोले तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इसी के अंदर हम छोटी छोटी चीजें कहानी लिख के आपको बताएंगे। अब मेरे से क्या क्या बात की जा सकती है, जैसे चलो इस डायग्राम को अगले पेज पे लेते हैं, यहां जगह नहीं है ना, तो हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब मेरे से सवाल में, एग्जाम्पल में या किसी भी कहानी में कोई भी डिमांड हो सकती है, बोल सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, या क्यू का पोजीशन निकालो पी के रेस्पेक्ट में। तो एक तरीके, एक ट्रीटमेंट देखेंगे, उसको आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लो मेरी यहाँ पे मेरे से जो इंक्वायरी की जाएगी या बोला जा रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, पहले तो सिंबलिक नोटेशन देख लो। तो देखो पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी मींस क्यू को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, कहां से, पी पर बैठ के देखें, पी पर बैठ के देखेंगे, यानी क्यू को ऑब्जर्व करेंगे पी से, यानी पी पर ऑब्जर्वर मान लिया। पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पे बच्चों डायरेक्शन होने वाली है जो, ठीक है, जो डायरेक्शन होने वाली है इस वेक्टर की, वो डायरेक्शन ये होगी। ये व्हाइट कलर से जो वेक्टर बनाया ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी। पहले तो नोटेशन समझ में आना चाहिए। इट मींस इस नोटेशन को अगर हम लिख दें तो सिंबलिक नोटेशन भी वैसा ही बताता है जैसा डायग्राम बताता है। ये बनेगा पी क्यू, यानी डायरेक्शन होगी पी से क्यू की ओर। याद करने का तरीका है, जहां पर वेक्टर का टेल होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उसे उस पॉइंट पर हम सोर्स मानते हैं। आगे जाके हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर बोलते हैं सोर्स मास। अगर ये पी क्यू निकालना है, मान लो मेरे से कहा जाए पी क्यू वेक्टर कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना बच्चों, पी क्यू वेक्टर। ठीक है, और मान लो मैंने ऐसा भी कर दिया इसके अंदर कि ये वेक्टर R1 ले लिया। ठीक है, चलो अभी R1 नहीं लेते, अभी हम सिंपली अलग कहानी से, ये हो गया O। तो देखो आप देखो, वेक्टर OP, वेक्टर PQ, वेक्टर OQ, ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। और हमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है,
अगर कोई से भी दो वेक्टर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करे, उस ट्राइंगल को बंद करने वाली जो थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा। सही कहा मैंने। तो देखो यहां से अगर हम देखें, मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम से देखते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ। आप देखो वेक्टर ओपी और पी क्यू, ये दो वेक्टर बच्चों इस ट्राइंगल में सेम ऑर्डर में है। ओपी वेक्टर, ठीक है, पी क्यू, दोनों बच्चों सेम ऑर्डर में हो गए, इज इक्वल टू, और जो ओ क्यू वेक्टर है वो बच्चों अपोजिट ऑर्डर में। इसका मतलब आप देखो मुझे चाहिए पी क्यू, ठीक है। तो अगर आप देखो वेक्टर पी क्यू जो मिलेगा मींस पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी जो मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है ओ क्यू माइनस ओपी। तो ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आप देखो बच्चों, ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आप एक पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। ये बन गया। तो देखो वेक्टर पी क्यू, अगर आपको वेक्टर पी क्यू निकालना है, देखो उल्टा सीक्वेंस आ रहा है। ओ क्यू, पी क्यू का मतलब है ओ क्यू में से ओपी माइनस कर दो। क्या करना है? ओ क्यू में से ओपी माइनस कर देना। जैसे मान लो पॉइंट पी के बच्चों कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 z2। और मेरे से कहा जाए जो वेक्टर पी क्यू है उसको लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म। कैसे लिखेंगे तो मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बच्चों एक्स वाई जेड है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जेड के, सॉरी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सेम यहां पर अगर आप देखें इस क्यू का जो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x2 y2 z2, तो ओ क्यू क्या लिख सकते हैं? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और वेक्टर ओपी की बात करें तो ओपी का मतलब है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। तो वेक्टर ओपी को क्या लिखेंगे? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये वैल्यू पुट करके मैं वेक्टर पी क्यू निकाल सकता हूं आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म से। देखो देख सकते हैं, देखो सो वेक्टर ओपी, सॉरी वेक्टर पी क्यू, तो लास्ट वाली इक्वेशन को मैं रिपीट कर देता हूं। ये बन रहा था ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी। इन वेक्टर को हमें लिखना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। तो पी क्यू लिखना है मुझे आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म से। तो देखो ओ क्यू वेक्टर क्या बनेगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये तो हो गया बच्चों ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू। माइनस ओपी वेक्टर लिखें तो क्या आएगा? x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। ये आ जाएगा मेरे पास। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन रहा है? सिंप्लीफाई कर दो तो वेक्टर पी क्यू आएगा हमारे पास। तो देखो आई कैप और आई कैप को एक साथ उठा लो, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को एक साथ रखो, के कैप और के कैप कोफिशिएंट को एक साथ रखें। जब ऐसा करेंगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। तो बच्चों ये बन गया पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी। पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी। इसी तरीके से आप, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो वो बनेगा क्यूपी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन होगी क्यू से पी क्यू। तो अब दिमाग में आपको बिठा लेना है किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन निकालना है दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन वेक्टर बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, दोनों की बात एक होगी। हमेशा पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स टारगेट पॉइंट, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे से कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड। अभी बताया था कि भैया अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या बताया था? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा।
जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये बनेगा वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड। और कमाल की बात है, यही मैग्नीट्यूड किसका आएगा, QP का, क्योंकि समझने की जरूरत है कि वेक्टर PQ के मैग्नीट्यूड का मतलब है पॉइंट P और पॉइंट Q को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ ही तो निकालनी है। तो P और Q को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी मैंने लेंथ निकालने का तरीका हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को ये वाली कहानी भी याद रखनी है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है P और Q और उनके कोऑर्डिनेट पता है बच्चों, अगर उनके कोऑर्डिनेट आपको पता है तो उस वेक्टर उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बच्चों स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको पोजीशन वेक्टर की कहानी बताई, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन बताई। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा होती है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। हमारे इलेक्ट्रोस्टैट की कहानी में बन जाएगा अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। ठीक है, अब शॉर्टकट देखो आपको अगर आप देखो ध्यान से पूरी कहानी को, जो वेक्टर PQ जब मैंने फाइनली निकाला बच्चों, तो आप देखो वेक्टर PQ का मतलब है इस वेक्टर का जो टेल होगा वो कहां पर है, P पर, हेड कहां पर होगा, Q पर। ठीक है, और आप देखो हो क्या रहा है ये x2 y2 z2 बच्चों किसके कोऑर्डिनेट है, Q के, माने हेड के। और x1 y1 z1 किसके कोऑर्डिनेट है, P के, और P पर कौन आ रहा है, टेल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका आप देखो हुआ क्या, यहाँ पे बना क्या, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस करो। बस, बहुत लंबी चौड़ी रामायण में हमको जाना नहीं कि डेरिवेशन करेंगे, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। हमको पता होना चाहिए कि बस हमको पहली बात ये पता होनी चाहिए हम किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखो हेड माइनस टेल, ये मेथड आपको याद होना चाहिए। अगर आपको किसी भी वेक्टर के हेड और टेल के कोऑर्डिनेट पता है और उस वेक्टर को लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म से, तो बच्चों याद होना चाहिए बहुत आसान तरीका है, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन अपने साइंस फिजिक्स ये तो हमने रटने का तरीका बता दिया। हेड बच्चों वो पॉइंट होता है जहां पे टारगेट पॉइंट होता है। टारगेट पॉइंट वो माना जाता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेड वो पॉइंट होगा जिस पर हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जिस पर हम आगे जाके फील्ड निकाल सकते हैं। 11th में ग्रेविटेशन फील्ड निकाला था। और टेल जो होगा ये होगा सोर्स। टेल हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पे सोर्स रखा होगा। सोर्स फिजिक्स की लैंग्वेज में हमारी नजर में वो होगा जिसका इफेक्ट हमें दूसरे पॉइंट पे निकालना है, और दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस टारगेट पॉइंट। ठीक है, तो टारगेट में से सोर्स के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, बहुत सिंपल से तरीके से हो जाता है। 2-3 सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ा आसान लगता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने पूरी कहानी आपको बताई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर किसी वेक्टर के हेड और टेल के कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या करेंगे, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो उससे वो वेक्टर आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब हमारा जो असली मुद्दा है, असली जो टॉपिक चल रहा था वो है कूलॉम्स लॉ की बात कर रहे हैं। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे तैयार करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, इस वजह से ये ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास जो आ रहा है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारा हमें इसमें कन्वेंशन लेना पड़ेगा, तो ध्यान से आपको देखना है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और एक बार, ठीक है, 1 मिनट देखो, बड़े आराम से छोटी छोटी चीजें देखते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया।
ठीक है बच्चों। और मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक चार्ज है Q1, पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, ठीक है। और सपोज पॉइंट चार्ज जो Q1 है, इस Q1 का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, और Q2 के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये ओरिजिन है, लिख देते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, और जो Q2 चार्ज है उसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R2। इट मींस अगर Q1 के कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, z1, तो वेक्टर R1 को बच्चों क्या लिखेंगे, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। और Q2 कि अगर कोऑर्डिनेट पता है x2, y2, z2, तो वेक्टर R2 को आप लिख सकते हैं x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। तो कोऑर्डिनेट थ्योरी हम पहले ही बता चुके, बस हम यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखना बता रहे। पहली बात, कूलॉम्स लॉ की बात करें बच्चों, सपोज ये भी बताते इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन जो है डिस्टेंस r है, मान सकते हैं हम, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ के लिए हमने शुरुआत बताया था कि Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। ये बताया था आपको। इट मींस यहां पर भी Q1 के कारण Q2 पर या Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स आ रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा कि नहीं होगा। तो वो उस लाइन के अलोंग दिखा देते हैं। तो देखो, जब भी हम बच्चों किसी भी डेरिवेशन को करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला जब भी तैयार करते हैं तो याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट की अगर बात करूं तो Q1 और Q2 को पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। वो डेरिवेशन हर तरह के केस में वैलिड होगा, वो कैसे होगा बाद में देखेंगे। तो देखो, अगर Q1 और Q2 सेम नेचर के पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स आएगा इसी लाइन का अलॉन्ग आएगा और वो इधर आएगा, ठीक है। ये मैंने एक अलग से वेक्टर दिखाया, ठीक है, ये हो गया। और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स होगा बच्चों वो भी इसी लाइन का अलॉन्ग होगा। Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, ये फोर्स इधर आ रहा होगा, कोई डैश डैश वाली लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। एक मिनट, इनको हमने कुछ नाम दे दिए हैं। ये जो फोर्स है ना, वैसे तो हम FF बोल रहे थे, लेकिन अब हमने वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ अलग तरह का नाम दे दिया। ये जो फोर्स लग रहा है Q2 पर, इसको नाम दे दिया F21। तो बच्चों F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 Q1, यानी Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, यानी इसमें जो पहला जो नंबर लिखा है उसका मतलब है इस पर तो फोर्स लग रहा है और इसके कारण लग रहा है। तो सेम पैटर्न पे इस फोर्स को लिखेंगे तो ये आएगा फोर्स F12 बोलेंगे, लिखेंगे तो ये, लेकिन ये क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 Q2। अब इन दोनों फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल अलग तरीके बताएंगे। इस डायग्राम में कोई गंदगी नहीं करेंगे, इस डायग्राम में हमें कोई गंदगी करनी भी नहीं, ठीक है। F12 और F21 ये आपकी कहानी चल रही है। तो मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑन, ये आपको पता चल गया कि भैया मैग्नीट्यूड तो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए वो देखना। फोर्स ऑन Q2 Q1, पहले ये वेक्टर की बात करते हैं। ये जो वेक्टर आया ना, इस वेक्टर की बात करते हैं कि Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स आएगा उसकी हम कहानी लिखते हैं, उसके हम कहानी लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वो जो डायग्राम था ना 3 डायमेंशनल डायग्राम, उसकी जगह हमने एक सिंपल डायग्राम, उस डायग्राम को रोटेट कर दिया। यानी आप ये देखो Q1 Q2 अगर आप देखें तो एक टेढ़ी लाइन पे पड़े हैं, उस लाइन को हमने थोड़ा सा सीधा बना दिया हमारी समझ के लिए, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बता सकते हो। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा करके अलग बताओगे तो एग्जाम को समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल एलोबरेट करके बताया, क्लियर बताइए सारी चीजें। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास Q1 चार्ज,
ये हो गया Q2 चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस R चल रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R चल रहा था। अब क्या है, फोर्स ऑन Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, अच्छा Q2 पर Q1 के कारण फोर्स की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा, Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगाया वो बाद में हम देख चुके हैं, सॉरी डायरेक्शन की बात करें तो Q2 पर फोर्स इधर लग रहा होगा, ये वेक्टर अलग दिखा दिया, ठीक है, चिपका नहीं रखा। इस वेक्टर को, इस फोर्स को बच्चों हम अभी नाम दे चुके हैं, ये है फोर्स ऑन नंबर 2 ड्यू टू नंबर 1, ठीक है। इस फोर्स को मुझे अगर Q1 Q2 के टर्म्स में, सॉरी, तो इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की शुरुआत की बात, एक मिनट पानी पीजिए। जब लेक्चर शुरू किया तो आपको बताया किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हमें मैग्नीट्यूड तो पता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो पता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए और वो यूनिट वेक्टर चाहिए जो फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर पाए, ठीक है। चलो मैंने क्या किया ध्यान से देखना। अब इस कहानी में समझो, ये सोर्स और इसका सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर डिफरेंस समझ गए तो ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। मेरे को फोर्स किस पे निकालना है, Q2 पर, तो बच्चों ये मेरे लिए बन गया टारगेट पॉइंट, ठीक है, ये आपको समझना है, लिख के कहीं नहीं बताना। और सोर्स बन गया Q1, तो यहां पे बच्चों सोर्स चार्ज कौन है, Q1, क्योंकि मैं Q1 के कारण फोर्स, चाहे मैं Q1 के कारण Q2 पे फोर्स कैलकुलेट करूं वेक्टर फॉर्म में, चाहे Q1 के कारण Q3 फोर्स कैलकुलेट करूं, चाहे Q1 के कारण 10 कूलम पे फोर्स कैलकुलेट करूं, इस केस में Q1 क्या बन जाएगा, सोर्स, और सोर्स पर ही हम मान कर चलते हैं ऑब्जर्वर को। तो देखो अगर Q1 से बैठकर Q2 को देखे, मींस यहां पे बच्चों क्योंकि मैं फोर्स निकाल रहा हूं Q1 के कारण, तो भैया ऑब्जर्वर Q1 पे माना जाएगा। तो अगर Q1 से बैठकर Q2 को ऑब्जर्व करें, देखें, क्योंकि Q1 सोर्स है और Q2 टारगेट है, तो Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का जो पोजीशन होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन ये होगी Q1 से Q2 में, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा होती है अवे फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैंने एरो दिखा दिया, अगली बात समझ में, ये कहानी है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, एक मिनट दिखा देते हैं अभी अलग तरीके से, एक मिनट। तो देखो Q1 के रेस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन की बात करें तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम Q1 टुवर्ड्स Q2, ठीक है। और इसको भी एक नाम दे देते हैं, ठीक है, वैसे तो नाम दे देंगे 1 2 Q1 से Q2 की ओर, लेकिन मैथमेटिकल नाम देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और बच्चों ये नाम दे दिया, नीचे लिख देते हैं, यहां गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर वेक्टर R क्योंकि पोजीशन है, लेकिन बच्चों ये पोजीशन किसका है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, ये बनेगा R21, क्या बनेगा बच्चों, R21, ये बनेगा पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको बोलने का तरीका क्या है, ये R21 का मतलब है बच्चों, ये है पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट और इसके रेस्पेक्ट में होगा, यानी इसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की ओर होगी। ये क्या है कि थोड़ा सा उस टाइम तो PQ बताया था, अच्छा कई बार के कुछ किताबों में कई जगह ऐसा भी लिख दिया इस वेक्टर को, यानी Q1 से Q2 की ओर जो वेक्टर जा रहा है उसको कई बार R12 भी बोल दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, R21 बोलो R12 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो पॉपुलर हो गया बच्चों वो ये हो गया है, Q1 से Q2 की ओर जो वेक्टर जा रहा है, जो पोजीशन वेक्टर जा रहा है, उसको अब R21 लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, जो पॉपुलर है हम उसको लेके चलते हैं। ये हम असाइन कर रहे हैं नाम, R21 आप समझ गए, यहां पर R21 क्या है, पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। बस अब आप देखो, अब देखो अब जो फोर्स लग रहा है Q2 पर बच्चों, देखो जो फोर्स लग रहा है Q2 पर,
F21 उसकी डायरेक्शन R21 के अलॉन्ग है कि नहीं। इट मींस अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या बताया था, मैग्नीट्यूड लिखो। तो बच्चों इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस तो R N के बीच की, ये आ जाएगा R स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। अब डायरेक्शन किसके लॉन्ग जा रहा है ये वेक्टर, देखो जो फोर्स F21 है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड, और जो R21 है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, राइट हैंड साइड। मुझे R21 की डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, यानी इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। जब मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो बच्चों वो बनेगा R21 का कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर को असाइन करते हैं कैप से। क्लियर है, आगे बात समझ। अच्छा किताबों में, अच्छा इसको आर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सिमिलरिटी के लिए बोल देते हैं कि सिंपल सी बात है, R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों आर ही तो आएगा, तो इसको R21 लिख दो या आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ की बात करें, और ये फोर्स निकाला है Q2 पर Q1 के कारण। ये फोर्स निकाला है बच्चों Q2 पर Q1 के कारण, यूनिट वेक्टर बता दिया। अब चाहो तो और आगे इसको बड़ा कर देते हैं यार। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, तो वेक्टर में, तो वेक्टर R21 में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, R बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, R21 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया। ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब R21 जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू आप रख दो तो आपके पास एक और फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, आर कैप वाला भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद आर कैप की वैल्यू रखते हैं, उसको एक याद रखो, दूसरा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो यूनिट वेक्टर R21 कैप आएगा इसमें कैसे निकालेंगे इससे, ठीक है, तो उसमें मैं आगे जाने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। इसको हम रिलेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये मैंने निकाल दिया F21। अब बात करते हैं F12 का मतलब है Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो पहले तो डायग्राम में देखते हैं, रिप्रेजेंट करते थे डायग्राम में, ठीक है। तो Q1 पर फोर्स निकाल रहे हैं Q2 के कारण, ठीक है। तो एक डायग्राम ये देखो, ठीक है, ये मेरे पास वही चार्ज Q1 हो गया, ये वही चार्ज Q2 हो गया, Q1 हो गया बच्चों, Q2 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस R लेके चल रहे हैं। अब ये कहानी क्या है, Q1 पर फोर्स बताना है Q2 के कारण, तो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा बच्चों, रिपेल करेगा। और जब रिपेल कर ही रहा है तो रिपेल की अगर हम बात करें तो Q2 के कारण इस डायग्राम को देखो तो Q1 पर जो रिपल्शन धक्का लगाएगा, तो Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, ये डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर को हम नाम दे चुके हैं, यानी Q1 पर Q2 के कारण जो वेक्टर आया उसको लिख दिया F12, ठीक है, F12, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सही नहीं हुआ तो हटा दो इसको। अब लेकिन जब मैं बात करता हूं ना Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, इस केस में Q2 तो हमारी नजर में सोर्स होगा, ये आपके लिए तरीका बता रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल मिस्टेक कर देते, और ये बन गया टारगेट पॉइंट। और हमेशा पोजीशन, क्योंकि जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे किसी भी केस में वो हमेशा होगा विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो होगा जहां पे या तो ऑब्जर्वर बैठा होगा या जहां पे सोर्स होगा। सोर्स वो होता है जिसका हमें दूसरे पॉइंट पे इफेक्ट निकालना होता है। यहाँ सोर्स कौन है, Q2। इट मीन इस केस में बच्चों, इस केस की बात करें तो इस केस में पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होगी Q1 की विद रेस्पेक्ट Q2 के, Q2 सोर्स है। तो जब Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन देखोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम Q2 टुवर्ड्स Q1, Q1 की तरफ होगी, Q2 से दूर। देखो ये बना दी, ये जो वेक्टर विद एरो दिख रहा है बच्चों,
ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R12 से। तो यहां R12 का मतलब है पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू Q2 या नंबर 2, ठीक है। और इस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, R12 की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, और Q1 फोर्स भी किधर लगा, लेफ्ट हैंड साइड। और हमने आपको बताया था अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों वही आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा, कोई दो राय नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, हमेशा यूनिट वेक्टर। तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है F12 की डायरेक्शन की तरह लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, R12 वेक्टर आ रहा है, और R12 वेक्टर का मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। ये बनेगा R12 कैप, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, R12 वेक्टर चाहे R21 वेक्टर की बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, वेक्टर PQ और Q2 वेक्टर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ इसका अभी मैं जो बता रहा हूं उसको देखो, इसका मतलब इसको R स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो कर्सर जा रहा है, R12 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो R होगा वो वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड होगा। R लिख के भी छोड़ सकते। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन बन गया बच्चों वेक्टर फॉर्म का F12, ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया जाए तो कोई बुराई नहीं। और आपको पता है R12 का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, R12 वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके हमें जरूरत नहीं, हमें एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगर आप सारी कहानी को आप देख रहे थे, सारी कहानी को अगर आप ध्यान से देखो तो एक कहानी लिख रहा हूं, बट वेक्टर R12 की डायरेक्शन क्या थी, 1 से 2 की ओर, और R21 की डायरेक्शन क्या थी, 2 से 1 की ओर। लेकिन ये वेक्टर है क्या एक्चुअली, पॉइंट नंबर 1 यानी Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसका लेंथ तो हमेशा सेम आएगा, R के इक्वल आएगा। तो बच्चों ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या अपोजिट। ये माइनस सिंबल ये बता रहा है डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। डायरेक्शन में आप देख लो, दिखा देता हूं। R12 की डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की ओर। R21 की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, Q2 से सॉरी Q2 से एक बार देख लेते हैं। R21 हो गया हमारे पास, R12 हो गया। ठीक है, तो आप देखो दोनों वेक्टर को अगर आप देखो तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, वो R के इक्वल आएगा। बच्चों किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। लेकिन ये तो मेरे पास हो गया, ठीक है। इसका मतलब है दैट इज दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर आने वाला है R12 कैप और R21 कैप, वो दोनों होंगे डायरेक्शन में अपोजिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का R है। तो यूनिट वेक्टर में रिलेशन बने तो हमारे पास ये बनेगा। क्या करना चाह रहा हूं, जो आपके काम की चीजें वो आपको बताना चाह रहा हूं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल से समझ लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन को उठा के लेके आते हैं। नंबर 2 इक्वेशन क्या है, देखो बच्चों नंबर 2 इक्वेशन ये है हमारे पास। नंबर 2 इक्वेशन की बात करें तो ये कहानी आ रही है हमारे पास, F12 आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स नंबर 2 इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। F12 एक मिनट, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 जो आ रहा था, मैग्नीट्यूड तो बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसको R12 का स्क्वायर लिखो, R स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बन रहा था R12 कैप, ठीक है। यहां पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो R12 कैप की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, F21 वेक्टर, K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और ये बन गया R12 का स्क्वायर है, जिसे R स्क्वायर लिखो, कोई बार बार बता रहा हूं। R12 कैप को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 कैप। अब आप देखो ध्यान से,
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो दोनों फोर्स में कॉमन आ रहा है। और R21 क्या है, देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R21 क्या है, किसके इक्वल है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21 के इक्वल है। किसके इक्वल है, F21। ये जो रिलेशन लिखा है ना, इसको अगर मैं यहां लिखूं, यही कर देते हैं। सो अब देखो F21 इज इक्वल टू, ये माइनस सिंबल बच्चों अलग ले लो, बाकी क्वांटिटी किसके इक्वल बन रही है, F12 के इक्वल बन रही है। बाकी क्वांटिटी को देखो तो किसके इक्वल हो रही है, F12। तो देखो क्या कह रहा है, मतलब Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स आ रहा है और Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स आ रहा है, तो आप देखो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन बच्चों डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। माइनस बता रहा है डायरेक्शन में अपोजिट। इट मींस, इसका मतलब होता है दैट इज कूलॉम्स लॉ है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को एग्री करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मींस, और ये तो हम शुरू से बोलते आ रहे, तब तो हम डायरेक्ट बोलते थे कि Q1 Q2 पर F लगा रहा है, Q2 Q1 पे F लगा रहा है, लेकिन अगर आपको प्रूव करना है तो इसी मेथड से प्रूव करेंगे। कूलॉम्स लॉ जो है एग्रीज, ठीक है, उससे सहमत है, एग्रीज विद एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो यहां से आप ये पूरी कहानी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। बच्चों ये मैंने पूरा कूलॉम्स लॉ जो आपको बताया, वेक्टर फॉर्म में आपको बताया, इसमें आपको सिंपल सी कहानी अप्लाई करनी थी, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, बस अपने को पता होना चाहिए सोर्स कौन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन है। कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला हमेशा होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, उसके दो घोड़ा नहीं। आपको जो यूनिट वेक्टर चाहिए ना वो निकालना पड़ेगा, और याद रखना है, ये बिल्कुल याद रखना है, सिंपल सा कंसेप्ट। वहां यूनिट वेक्टर लेने के लिए आपको दिमाग में बिठाना है, हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा होती है अवे फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वैसे तो टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन मैं इसमें एक न्यूमेरिकल इंक्लूड कर दूं हाथों हाथ, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं देखते हैं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, काफी बढ़िया एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। और शॉर्ट में मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, और ये Q1 चार्ज हो गया 9 माइक्रो कूलम, और इसकी पोजीशन इज प्लेस्ड इज एट 0 0 0, मान लो कुछ भी दे सकता है। एंड दूसरा चार्ज आपको दे दिया -4.5 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट 3,6,6। बच्चों कुछ भी ना बोला जाए तो कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसा यूनिट मीटर में मान के चलेंगे, ये बोल दिया। और बोलता है देन फाइंड फोर्स वेक्टर। जब फोर्स वेक्टर लिख दिया ना, यानी आपको आंसर आई कैप जे कैप में बताना है, मैं सारी चीज बताऊंगा। फोर्स वेक्टर, ठीक है, ऑन, यानी कूलम फोर्स बताना है ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, वो न्यूमेरिकल उठाते हैं, वो फॉर्मूला रख लेते हैं, अच्छा ये रखेंगे। हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पानी पी लूं। R12 R21 सब हटाओ, सीधे सीधे कहानी समझ में आनी चाहिए। शुरुआत से हमने जो आपको बताया वो दिमाग में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, जो हम सीख चुके हैं। दूसरी बात, अगर किसी वेक्टर के हेड के कोऑर्डिनेट पता है और टेल के कोऑर्डिनेट पता है तो हेड माइनस टेल करते हुए वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप में आ जाएगा। उसके अंदर यह भी याद होना चाहिए कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं तो हेड का मतलब होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस पर आप या तो फोर्स निकाल रहे हो या सोर्स का इफेक्ट निकाल रहे हो, और टेल वो पॉइंट होगा जहां पर ऑब्जर्वर बैठा होगा, मीन सोर्स चार्ज बैठा होगा। इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मैं इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करता हूं। तो रटना जरूरी है कि हमें समझना जरूरी है। पहले तो आप दोनों पॉइंट बना दो, पहले तो आप दोनों पॉइंट बना सकते हैं। एक मिनट, पहले तो मैंने क्या किया, दोनों चार्ज दिखा देता हूं, बाद में देखते हैं एरो की डायरेक्शन। उस एरो को पकड़ो, उससे निकालनी जाएगी। ठीक है, देखो ठीक है,
कोई जरूरत नहीं एक्स वाई जेड बनाओ, हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। Q1 जो है बच्चों वो 9 माइक्रो कूलाम का है और उसका पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखे हैं, बस ये लिखो। और Q2 जो दे रखा है, Q2 की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव, ठीक है, उसको देख के घबराना नहीं है, -4.5 माइक्रो कूलाम और ये है 9 माइक्रो कूलाम, ठीक है, 9 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता बच्चों बड़ा आसान तरीका था, K/Q1/Q2/R²। अब सुनना ध्यान से, जब भी आपको कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो K/Q1/Q2/R² में Q1 और Q2 हमेशा मैग्नीट्यूड वाले रखे जाएंगे, चाहे Q1 प्लस हो या माइनस हो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और R क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और मैंने आपको बता दी कोई से भी दो पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है। वो अगर करता तो बड़ा आसान हो जाता, ठीक है। लेकिन वेक्टर फॉर्म का मतलब आई कैप जे कैप पे लिखना है। तो पहले आप ये चेक करो फोर्स किसके कारण निकालना, किस पर निकालना है, Q1 पर। तो Q1 पर फोर्स निकालना है तो बच्चों इस अकॉर्डिंग दैट इलस्ट्रेशन, इस सवाल के मुताबिक Q1 हमारे लिए बनेगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और Q2 के जाहिर सी बात है Q1 पे फोर्स निकालना है, सिस्टम में दो ही चार्ज है Q1 Q2, तो Q1 पर फोर्स कौन लगा, Q2। तो हमारी नजर में Q2 तो हो गया सोर्स और इसके कारण Q1 पे, इट मींस क्योंकि मैग्नीट्यूड तो लिख देंगे K/Q1 Q2 होना है, इट मींस इस स्पेशल एग्जांपल के लिए बच्चों जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो आएगी Q2 से Q1 की ओर। बोलो कोई दिक्कत, ये समझ गए तो कहानी खत्म होगी। देखो ना, Q1 पर फोर्स निकालना है तो Q1 क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। Q2 के कारण निकालना है तो Q2 क्या बनेगा, ऑब्जर्वर। Q2 क्या बनेगा, सोर्स। और पोजीशन वेक्टर R की डायरेक्शन जो हम लेंगे, R1 to मत लिखो, वो फंस जाते हैं अपन न्यूमेरिकल में। वो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम सोर्स टुवार्ड्स टारगेट पॉइंट। तो देखो ये है वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर ही तो चाहिए, फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, अभी सॉल्व कर दूंगा, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना। एक बात हो, अभी आपको रटा दिया और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बार बार ट्राइंगल लॉ नहीं लगाना, सर मैं ऐसा 3D बनूंगा, अरे क्यों करते हो टेंशन। सीधे सीधे इस वेक्टर को लिखना चाहिए आई कैप जे कैप में। क्या सिखाया था, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस करो, इसमें हेड में से। और ये डायग्राम ना बना पाओ तो आपके दिमाग में होना चाहिए हेड पर कौन होता है, जिस पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है, टेल पे कौन होता है, जिसका फोर्स निकालने नहीं सोर्स, ठीक है। तो Q1 पर तो देखो हेड कितना है 0 0 0 और ये कितना है, फोर्स के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 3,6,6 मीटर में। अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट माइनस करो, 0 -3, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, 0 -6 ये हो गया y कोऑर्डिनेट के लिए, और 0 -6 के कैप। तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास वेक्टर R जो बनेगा -3i कैप -6j कैप -6 के कैप, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस पर जाने से पहले आप देखो Q1 पर Q2 कारण जो फोर्स आएगा बच्चों रिपल्शन वाला फोर्स आएगा, सॉरी अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के। तो Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन ये आने वाली। तो बच्चा यहाँ जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है कंफ्यूज होता है, अरे सर ये तो वेक्टर R के अपोजिट हो गया, क्या करूं। नहीं, आपको जो कूलाम फोर्स बताया वेक्टर फॉर्म में वो आपको याद रखना है K/Q1 Q2/R² मल्टीप्लाई बाय R कैप, जहां पे R कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। जब भी आप वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों Q1 Q2 का प्रॉपर साइन इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर Q1 Q2 दोनों प्लस है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन Q1 Q2 में कोई भी नेगेटिव है, जैसे Q1 माइनस है Q2 प्लस है, तो Q1 की वैल्यू माइनस के साथ रखेंगे Q2 प्लस, यानी प्रॉपर साइन करना पड़ेगा। अपनी तरफ से आप कोई हेर फेर नहीं करना, मैंने आपको जो डेरिवेशन बता दिया उसमें सिर्फ Q1 Q2 का प्रॉपर साइन रखना है। और दूसरी सावधान रखनी है पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन हमेशा होती है अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस, उधर लिख देते हैं, अगली स्लाइड मिलते हैं। इट मीन सो इस केस में जो पोजीशन वेक्टर बना R = -3i कैप -6j कैप -6k कैप, ऐसा यूनिट मीटर चली होगी। मुझे क्या चाहिए बच्चों, R कैप चाहिए, उसके लिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए।
मैग्नीट्यूड मतलब आर चाहिए, आर लिख दो या ऐसे लिख दो। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या बताया था, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 36, 36, 72, 9, 81, 81 का स्क्वायर रूट 9। इट मीन्स इस स्पेशल सवाल में देखें तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ आएगी 9 मीटर, या डिस्टेंस 9 होगी, सेपरेशन होगी। बस नाउ अब मुझे सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर दो। फोर्स निकालना है, अब नाम लिखने की जरूरत नहीं किस पे है, बस हमें तो फोर्स क्या होता है, क्योंकि हम सारी तैयारी पहले कर चुके हैं। आर का स्क्वायर आएगा और आर कैप आएगा, ऐसे ये फॉर्मेट याद रखो। किसके कारण किस पर है उसमें दिमाग मतलब, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप होगा, और आर कैप बताया था पोजीशन वेक्टर से आएगा, और पोजीशन वेक्टर बार बार बता रहा हूं जिससे आप समझ पाओ, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। 9 के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 होती है बच्चों। Q1 कितना है हमारे पास, देखो Q1 की वैल्यू है 9 माइक्रोकुलम और Q2 है माइनस में, तो प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे। 9 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, और वो है -4.5, जिसको लिख दो -9/2। ये भी बच्चों माइक्रो है, माइक्रो को माइक्रो से मल्टीप्लाई कर दे तो 10⁻⁻12 आ जाएगा। ये Q1 Q2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर, और ये क्या है आर कैप। तो बच्चों आर कैप जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो हाथों हाथ डायरेक्ट नीचे क्यूब भी कर सकते हो आर का, ठीक है। तो वेक्टर आर कितना है हमारे पास, देखो -3i कैप -6j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 9। बच्चों इसको सॉल्व करना है और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो काटा पीटा भी कर देते, कुछ काटा, ये 9 से देखो 9 कट जाएगा, है ना, ये पावर कट जाएगी, और 12 नहीं, ये सारे 9 कट गए, तो ये देखो कैंसिल आउट हुए, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, ये तो देखो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस सिंबल बाहर ले लो, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये हो गया 10 पावर 9 हो गया बच्चों, और ये हो गया -12, ये बनेगा 10⁻⁻³ हो जाएगा। ये मेरे पास 1/2 है। लास्ट में आप देखो तो इसमें -3 कॉमन ले सकते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, काटने की जरूरत नहीं, वो प्लस हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो आंसर बनेगा 3/2 को लिख दो आप 1.5, ये बन जाएगा 1.3/2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात। ठीक है, ये आ गया फोर्स आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में आ गया। अगर मेरे से कहा जाए उल्टा पूछा जाए, ये तो मैंने आपसे पूछा है Q1 पर Q2 करंट, सॉरी Q1 पर Q2 के कारण फोर्स पूछा है, ठीक है। अगर Q2 पर Q1 करंट पूछता, सेम मेथड अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। गलती से कई बार क्या होता है बच्चा, पूछा जाता है Q1 पर Q2 के कारण फोर्स और वो निकाल देता उल्टा, तो घबराना नहीं है, हमको पता होना चाहिए Q1 पर Q2 के कारण फोर्स या Q2 पर Q1 के कारण फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या अपोजिट। यानी आपका आंसर अगर जो आ रहा है, जैसे ये वाला जो आंसर आया, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये Q2 पर Q1 के कारण फोर्स आएगा। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये था पूरा कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में बताया, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगला लेक्चर जो भी होगा तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।